अस्सलाम वालेकुम। अब तो होम्योपैथ क्लास हमारी काफ़ी फैल रही है। दूसरे हैं बाज़ गैर मुस्लिम भी, और पाकिस्तान में गैर अहमदी जो हैं, अहमदियों के वाकिफ़ वगैरह, वो भी कसरत से आने लग गए हैं। बाज़ जगह तो हाँ, बाज़ारों में लगा दिया है इन्होंने, इंतज़ाम कर लिया लोगों ने, दुकानदारों ने, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी बहुत नाराज़ है मौलवी साहबान। और इससे क्या नुकसान होगा इस्लाम को अगर होम्योपैथी किसी को आ जाए, ये समझ नहीं आती। तर्जुमा भी सुना दें इसका लोगों को। बई अक्ल दानिश बबायद, हाँ, क्या मतलब है? ऐसी अकल जो है उनकी, वो रोना ही आता है और रोते ही हैं, और क्या होता है। जो मामला रोने से आगे निकल चुके हैं काफ़ी। अच्छा, अब कार्बन के मुतालिक मैं आपको बता रहा था कि हमें कैलकेरिया कार्ब और दूसरे कार्बन के एटम्स जो हैं, कार्बन के एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड्स, उन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कार्बन से ज़िंदगी बनती है। ज़िंदगी की हर किस्म में लाजमी जुज़ कार्बन है, और हड्डियाँ बनती हैं कैलकेरिया से, कैल्शियम से। तो उसके बाद जो दूसरे हिस्से हैं खून के, उनमें आयरन बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि खून के अज़ा आयरन से बनते हैं। फिर वो 12 टिश्यूज़ हैं, 12 टिश्यू सॉल्ट्स हैं, उनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसके अलावा बाज़ ऐसे मादे हैं जिनका ग्लैंड से बहुत ताल्लुक़ है। उनमें सल्फ़र सबसे नुमायाँ है, और फिर मरकरी का भी बहुत हद तक असर है। और मनफी असरात वाले जहरों में, जिनका जिस्म की तामीर में कोई दखल नहीं, मगर उसको डिमोलिश करने में, उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, उनमें एक आर्सेनिक है। तो उसके कंपाउंड्स भी, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सबसे बड़े दुश्मनों में से एक आर्सेनिक है, उसके कंपाउंड्स भी हमें ख़ास तवज्जो से पढ़ने चाहिए। तो अगर ग्रुप्स में हम पढ़ें और ग्रुप की सिफ़ात को अपने जहन में अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, तो फिर हमारे लिए मरीज़ की पहचान निस्बतन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बजाय इसके कि इक्का दुक्का अलामतें वहाँ से पकड़ी, कोई वहाँ से पकड़ी, और उनको मरीज़ को देखते वक्त एकदम याद करने की कोशिश की। अगर आप ग्रुप्स पहचान जाएं तो बहुत आसानी से मरीज़ की कैटेगरी, यानी उसका वो महदूद दायरा जिससे वो ताल्लुक़ रखता है, वो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। और फिर आगे तक़सीम करना, तफ़रीक़ करना फिर इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैं इस पहलू से अब आपको पहले कार्बन से ताल्लुक़ रखने वाले सारे, और कैल्शियम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहम कंपाउंड्स पढ़ाऊँगा, और उनको आप खूब अच्छी तरह समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ी बड़ी गहरी बीमारियाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और जब तक आप इन कार्बन और कैलकेरिया की कॉन्स्टिट्यूशन पर गहरी नज़र न रखें, आप दूसरी किसी दवाई से सही मानों में इलाज नहीं कर सकते, खुरशते हैं बीमारियों को। और ये रुझान आजकल होम्योपैथ में बहुत बदकिस्मती से बढ़ गया है। फौरी नतीजा पैदा करने के लिए बीमारी खुरच दी, और वो खुरचने का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है फिर सारी ज़िंदगी, और एक जगह से खुरचियाँ दूसरी जगह से वो सर उठा लेती है। लेकिन ये जो दवाएँ अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये वो ऐसी हैं जो अगर काम करेंगी तो पूरा गहरा निज़ाम हयात में दखल देकर उसकी ख़राबियों को दूर करने वाली हैं, उसमें उतर कर, दखल देकर नहीं। और जो दखल अंदाज दूसरे महरक़ात हैं जिनसे बीमारी फैलती है, उनको निकाल के बाहर फेंक देती हैं। ये अमूमी है तारुफ। कैलकेरिया कार्ब, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी मुख्तलिफ
शक्लें पाई जाती हैं। बाइकार्बोनेट सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, और कई किस्मों में दूध में ये कैल्शियम पाया जाता है और उसका बुनियादी जुज़ है। और बच्चा जितनी भी हड्डियां बनाता है या कार्टिलेजेस बनाता है या आँख का जो मसाला है उसका सफ़ेदी का, और बहुत सी अहम चीज़ें जिसके बगैर ज़िंदगी मुकम्मल हो ही नहीं सकती, वो सब दूध में से कैल्शियम लेकर बनाता है। और दूध को खुदा ताला ने जो मुकम्मल ग़िज़ाइयत बख्शी है उसमें कैल्शियम एक सबसे अहम किरदार अदा करने वाला मादा है। तो कैल्शियम और बाकी सब ये भी कार्बोनेट की शक्ल में है, और भी बहुत से कार्बोनेट्स उसमें मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं, मगर इस वक्त उसकी बहस ज़ायद होगी। अगर कोई शख्स सोडा खा के अपने मैदे का तेज़ाब ठीक करता हो तो ख़तरा यह है कि उसके अंदर गहरी बीमारियां वो पैदा हो जाएंगी जो कैल्शियम कार्बोनेट की ज़्यादती से या इसकी कमी से पैदा होती हैं। एक सवाल ये उठाया गया था कि ज़्यादती की इलामतें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, और कमी की कैसे बनती हैं। होम्योपैथिक में जो जहाँ तक मैं समझा हूँ, ज़्यादती और कमी की दोनों की इलामतें किसी एक ग़िज़ा के हिस्से की ज़्यादती से हो सकती हैं, और ग़िज़ा के हिस्से के अलावा दूसरे जितने भी ऐसे कीमियाई मादे हैं जिन्हें हम होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं, उनको अगर ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाए तो दोनों तरह के रद्द अमल दिखा सकते हैं। ज़्यादती इस तरह मसलन कि कैल्शियम अगर बार बार दिया जाए और ज़्यादा दिया जाए तो जो ज़ायद कैल्शियम है वो मुख्तलिफ जोड़ों में बैठना शुरू हो जाएगा। शुगर अगर ज़्यादा खा ली जाए तो वो इसमें दिल के वेल्व्स में और मुख्तलिफ नालियों में जगह जगह बैठकर और खून के वरीदों में जमकर कई किस्म की खराबियाँ पैदा कर देती है, गुर्दों को डिस्ट्रॉय कर देती है, आसाब के ऊपर बैठ के उनको डल कर देती है, बाज़ दफ़ा इतना बेहिस कर देती है कि हार्ट का अटैक हुआ भी है तो मरीज़ को पता नहीं लगता, छोटे मोटे अटैक्स का पता ही नहीं चलता। और इसीलिए उनको ख़तरा होता है कि उनकी पाँव की उंगलियां वगैरह गलनी शुरू हो जाएं, नासूर बनने शुरू हो जाएं, क्योंकि दर्द का निज़ाम सेहत के निज़ाम की हिफाजत के लिए है। और दर्द जिस तरह बाशऊर तौर पर आपको बताती है कि मैं कहीं से कहीं बीमार हूँ और उस तरफ मुझे तवज्जो करनी चाहिए, उस तरह गैर शऊरी इंसानी सेहत का निज़ाम भी दर्द से एक मुस्तकिल राब्ता रखता है। जहाँ दर्द होगा उस तरफ जिस्म की तवज्जो होगी, जहाँ दर्द नहीं होगा वहाँ जिस्म तवज्जो छोड़ देगा। तो इस पहलू से शुगर के बहुत से नुकसानात हैं जो ज़्यादा होने के नतीजे में पैदा होते हैं। मगर जैसा कि मैंने कहा है, जब चीज़ ज़्यादा दी जाए तो बाज़ कमी के असरात भी ज़ाहिर हो जाते हैं। मसलन शुगर जहाँ मिलनी चाहिए वहाँ कम है, वहाँ नहीं पहुँच रही, तो जितना मर्जी आप किसी को खिलाई जाए शुगर, जहाँ उसको ज़रूरत है जिस शुगर को वहाँ नहीं होगी, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ होगी। तो कमी भी है और ज़्यादती भी है। बैक वक्त बुनियादी बात क्या है? तवाज़ुन बिगड़ा है। तो ये मादे जितने भी होम्योपैथिक में प्रूव होते हैं, इनका एक जो ख़ास असर ज़ाहिर होता है वो तवाज़ुन का बिगाड़ना है। जब आप खाने में तवाज़ुन बिगाड़ेंगे तो अंदर भी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। जो हलाल चीज़ें हमने बता दी हैं, तय्यब भी हों, ठीक है, लेकिन उसमें भी याद रखना कि खाओ पियो मगर तवाज़ुन ना बिगाड़ना। इसराफ का मतलब ही तवाज़ुन बिगाड़ना है। अगर तुमने तवाज़ुन बिगाड़ा तो तुम बीमारियों को दावत दोगे। बस कैल्शियम का जब तवाज़ुन बिगड़ता है तो बाज़ जगह कमी हो जाती है, बाज़ जगह ज़्यादती हो जाती है। मसलन हड्डियों में जहाँ कैल्शियम चाहिए उसको मजबूत रखने और उसमें ताकत पैदा करने के लिए, वहाँ वो कम हो जाता है।
और वहाँ से हड्डियाँ चिटकने लगती हैं या नरम होकर टेढ़ी होने लग जाती हैं, जिससे कुबड़े लोग हो जाते हैं। और जोड़ों में जहाँ ज़रूरत कोई नहीं कैल्शियम की, वहाँ वो हड्डियों में से वो मुख्तलिफ वो फोड़ों की तरह उभर उभर कर जमना शुरू हो जाता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी अजाब हो जाती है। तो दरअसल कमी और ज़्यादती तवाज़ुन के फुकदान से महसूस होते हैं, और तवाज़ुन हो तो ना ज़्यादती है ना कमी है। तो हर किस्म की इलामतें ज़ाहिर होंगी, जो कमी की भी होती हैं और ज़्यादती की भी होती हैं, मगर बुनियादी बात यही है जो मैंने आपको समझाई है। उस दिन क्लास के बाद किसी ने ये सवाल किया था, इसलिए मैं उसके जवाब में ये बता रहा हूँ और इस कैल्शियम के हवाले से बता रहा हूँ। कैल्शियम आपको मैंने बताया था एक दफ़ा कि सल्फ़र का और रस्टॉक्स का क्रॉनिक है, और इसी तरह अगरचे ये गालिबन किताबों में नहीं दर्ज, मगर ब्रायोनिया का भी क्रॉनिक बनता है। कई तरफ से मुख्तलिफ किस्म की दवाएं हैं जिनके आखिर पर कैल्शियम की ज़रूरत पड़ जाती है, और इसमें उनकी इलामतें भी पाई जाती हैं। बेलाडोना का भी ये क्रॉनिक है। वो क्या इलामतें हैं जो इसमें मुश्तरक हैं? कैल्शियम में खून का तवाज़ुन बिगड़ता है और सर की तरफ रुझान और बाकी जिस्म का ठंडा होना, ये कैल्शियम में पाया जाता है, जो बैने ही बेलाडोना की इलामत भी है। अब अगर बेलाडोना की इलामत पाई जाए लेकिन बीमारी क्रॉनिक हो और अचानक जाहिर ना हो, एक मुस्तकिल रुझान है, तो वो बेलाडोना से कंट्रोल में नहीं आएगा, वो कैल्शियम का मोहताज है और कैल्शियम ही उसको ठीक करेगा। इसलिए अब आपको मैं ये भी समझा रहा हूँ कि क्रॉनिक कहते किसको हैं। अब जगह जगह किताबों में ये पढ़ेंगे कि ये उसका क्रॉनिक है, ये उसका क्रॉनिक है, इसकी तफसील समझनी ज़रूरी है। बस क्रॉनिक कई तरह से समझा जाएगा, आगे भी हवाले आएंगे। इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बेलाडोना का क्रॉनिक यूँ बनता है कि बेलाडोना की इलामतें कैल्शियम के मरीज़ में दिखाई देती हैं, और बेलाडोना आप देते हैं और मरीज़ शफा नहीं पाता, बल्कि वक्ती तौर पर दौरे पर कुछ असर हो जाता है, लेकिन मुस्तकिल है वो बीमारी। उसके लिए लाजमन कैल्केरिया की ज़रूरत है। ये इस पहलू से आर्निका के भी मुशाबे है। आर्निका में भी तमाम जिस्म का ठंडा हो जाना और सर की तरफ रुझान होना ये पाया जाता है, मगर जिस किस्म की दर्दें उस वक्त आर्निका के साथ होती हैं और सारे जिस्म में एक बुखार की और बेचैनी की कैफियत, वो कैल्शियम में नहीं होती। इसलिए कैल्शियम को हम आर्निका का क्रॉनिक नहीं कहते। कभी इसके पाँव कैल्शियम के मरीज़ के ठंडे हो जाते हैं और कभी जलते हैं। इसलिए जलने के लिहाज से जब हाथ तलवे जलने लग जाएं और सर की चोटी जलने लगे तो आपको सल्फ़र का मरीज़ दिखाई देगा। हालांकि सल्फ़र का मरीज़ होने के बावजूद बाज़ दफ़ा कैल्केरिया का आपका मरीज़ सल्फ़र से शफा नहीं पाता। सल्फ़र में ऑल्टरेशन नहीं है मिजाज की। सल्फ़र मुस्तकिल गर्म असर रखने वाली दवा है। इसका मरीज़ नोकदार किस्म का मरीज़ होता है, उसमें यानी उसके नकूश में एक किस्म की नोकीलापन सा पैदा हो जाता है, और वो मरीज़ों को देखने से आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है क्या मतलब है इसका। लेकिन क्रॉनिक केस है या सिल का मरीज़ लंबा हो जाए और उसमें तबीयत में गर्मी पाई जाए तो उसको आप सल्फ़र का मरीज़ कह सकते हैं, या जल्दी अमराज का मरीज़ या वरीदों का मरीज़ जिसको वेंस कहते हैं, उन सब सूरतों में सरफेस की तरफ खून का रुझान बढ़ता है और अंदर से बाहर की तरफ गर्मी का इंतकाल होता है, लेकिन उसके बावजूद अंदर ठंड महसूस नहीं होती। बाज़ ऐसी दवाएं हैं जिनमें बाहर गर्मी और अंदर ठंड महसूस होती है।
बाज़ ऐसी दवाएं हैं जहां अंदर गर्मी और बाहर सर्दी महसूस होती है। और सल्फर में अंदर भी गर्मी है, बाहर भी गर्मी है। थ्रू आउट सारा मरीज ही गर्म मिजाज का है। हाथ में पसीने भी आ रहे हैं तो गर्म पसीने हैं, ठंडे पसीने नहीं हैं। लेकिन किलकेरिया कार में जब पसीने आते हैं तो ठंडे आते हैं, गर्म होने के बावजूद ठंडे पसीने आते हैं। और किलकेरिया कार में अदलने बदलने का मजमून पाया जाता है। इसका मरीज कभी बेहद ठंडा हो जाएगा, कभी बहुत गर्म और हाथ पांव जलते हैं, पल्सटिल्ला के मुशाबे भी हो जाता है। तो किलकेरिया का मिजाज पहचानने में इसके जो गर्मी सर्दी का मिजाज है इसे देखना चाहिए। हॉट हेड कोल्ड फीट ये आपको मिलेगा, कंजेस्शन छाती की तरफ। और इसके अलावा इसमें जो रंगत है जिल्द की वो वैक्सी जिससे होता है ना, चिकनी चिकनी जर्दी माइल और कच्ची कच्ची रंगत जिसमें खून ना हो। और बाल बच्चे जिनका पेट बढ़ जाता है और रंग इस तरह पीला सा पड़ जाता है, देखने में मालूम होता है कि इनमें कोई जान नहीं, कोई ताकत नहीं, गहरी अंदरूनी बीमारी दिखाई देती है। ये किलकेरिया का केस है अगर ये अलामतें बाकी पाए जाएं। मैंने बताया था पर्निशियस एनीमिया में किलकेरिया बहुत अच्छा काम करती है। यानी अगर ये अलामतें मिल जाएं इसकी तो फिर इतनी गहरी दवा है कि जो मर्जी नाम हो बीमारी का, हर एक के ऊपर इसका नुमाया मुफीद असर दिखाई देगा। किलकेरिया पर्निशियस एनीमिया पे काम करती है। पर्निशियस एनीमिया क्या चीज़ है, इसके मुतल्लिक मुख्तसर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये दरअसल मैदे की झिल्लियों की बीमारी है, जिसके नतीजे में विटामिन B12 जिसमें हजम नहीं हो सकती। जो सिक्रीशंस मैदे की झिल्लियाँ करती हैं, उन सिक्रीशंस में खुदा ताला ने वो मादे रखे हैं जो विटामिन 12 को जिस्म में जज़ब करने में काम आते हैं। अगर किसी वजह से उन झिल्लियों में कमज़ोरी आ जाए, बाज़ दफ़ा बाज़ बैक्टीरिया हैं जो खिदमत कर रहे होते हैं मैदे के अंदर। हर किस्म के बैक्टीरिया बुरे नहीं हैं, बस खिदमतगार बैक्टीरिया हैं जो विटामिन 12 बनाने में और उसके इंतज़ाम में मददगार हो रहे होते हैं। तो जब बैलेंसेस बिगड़ जाएं, हम तवाज़ुन बिगड़ने की बात कर रहे हैं, वो सारी बीमारी का नाम ही, हर बीमारी का नाम तवाज़ुन का बिगड़ना है दरअसल। तो उस वजह से विटामिन B12 खून के अंदर जज़ब होना बंद हो जाती है और उसके नतीजे में जो अनीमिया वाक़या होता है उसका एलोपैथिक में अब तक इलाज कोई नहीं है। डॉक्टर साहब ने उस दिन फरमाया था कि उसका इलाज विटामिन B12 है। फिर उनको बाद में ख्याल आया कि मैं जो बात कह रहा था वो और थी, वो जवाब और दे बैठे हैं। विटामिन B12 उस बीमारी के असरात को कम करने के लिए बैरूनी मदद है, मगर वो भी मैदे के रास्ते दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि मैदे ही में तो सारी गड़बड़ है, खराबी है सारी। मैदा विटामिन B जितने मर्जी आप खिलाएं उसको, वो उसको जज़ब करने में मददगार ही नहीं होता, तो सारी विटामिन B उसी तरह बाहर निकल जाएगी। इसलिए टीके लगाने पड़ते हैं इनको, और मुस्तकिल टीके लगाने पड़ते हैं, जिसका मतलब यह है कि खून के अंदर पहुंच जाए तो फिर वो काम दिखाएगी, वरना उसके बगैर मैदे के आम तरीक पर वो बेकार साबित होती है और क्यूरेटिव नहीं है। सारी उम्र ऐसे मरीज को वो टीके ही लगाने पड़ेंगे और उसकी ज़रूरत ख़त्म नहीं होती, वो बड़ी मुसीबत ज़िंदगी है। तो होम्योपैथी में किलकेरिया कार्ब अगर दिया जाए, और जैसा कि मैंने बयान किया है किलकेरिया मिजाज हो तो ये उसको ठीक कर देता है खुदा के फजल से। पर्निशियस एनीमिया मैंने कई इलाज किए हैं खुद, और कभी किलकेरिया कार्ब, कभी किसी और ज़रिए से बिल्कुल गायब हो जाता है, खुद ब खुद मरीज़ का जिस्म खून बनाने लग जाता है। रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इसमें इसका एक उन्वान है, लेकिन ये रिलैक्सेशन हर चीज़ में पाई जाती है।
मसल्स में नहीं बल्कि वेन्स में भी, शरियानों में, खून की वरीजों में। डॉक्टर साहब, आपका नाम आपके आने से ज़रा पहले आया था और उर्दू मुहावरे में आपकी उम्र लंबी है माशाल्लाह। बैठे। पुलिस से नहीं मेरी बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि आपने वजाहत कर दी थी मुझे ख़त के ज़रिए कि क्योर नहीं है लेकिन मुस्तकिल सप्लीमेंटेशन है, और उसका इलाज कैलकेरिया कार्ब में है खुदा के फजल से। वो जो झिल्लियों की खराबी है जिससे वो सिक्रीशंस नहीं बनती हैं जो हजम करने में मुमकिन होती हैं, उनको सेहत बख्शने में कैलकेरिया कार्ब एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और भी हैं मगर ये बहुत नुमाया है। कैलकेरिया कार्ब के मरीज में हर तरफ रिलैक्सेशन होगी, लेकिन रिलैक्सेशन से मुराद वो सुकून वाली नहीं बल्कि ढीलापन हर चीज में पाया जाता है। मसल्स ढीले हो जाते हैं और फ्लैबी। बहुत से मरीज जो मोटे होते हैं, जरूरी नहीं उनका वजन भी ज्यादा हो, बाद ढीले होकर मोटे हो जाते हैं, उनका हजम बढ़ जाता है खा वजन ना भी बढ़े। कैलकेरिया कार्ब चूंकि वरीदों को भी फैला देता है, अंतड़ियों को में भी ढीलापन कर देता है, सारा निज़ाम इंसानी निज़ाम सेहत उस ढीलेपन की वजह से बिगड़ता है। तो इसको अगर मुनासिब वक्त पे दिया जाए मरीज को और कुछ अर्सा खिलाना पड़ेगा, तो रफ्ता रफ्ता उसके अंदर तनाव वापस आना शुरू हो जाता है। वो इलास्टिसिटी जो जिस्म के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखती है और ज़रूरी है, जिसके बगैर हम संभलते नहीं हैं, वो गायब हो जाए तो फिर बाज़ दफ़ा बांधना पड़ता है। बाज़ दफ़ा लोगों को पेट संभालने के लिए बड़ी पट्टियाँ बांधनी पड़ती हैं, बाज़ों को पिंडलियाँ संभालने के लिए पट्टियाँ बांधनी पड़ती हैं, वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं। तो उन सब में अगर कैलकेरिया का मरीज हो कॉन्स्टिट्यूशनली, तो कैलकेरिया बहुत गहरा और अकेला इतना गहरा असर दिखाती है कि खुदा के फजल से मरीज शिफायाब हो जाता है। ये सरसरी दवाई नहीं है जो सतह से खुरशती हो। ये अगर काम करेगी तो जिस्म के निज़ाम में डूब कर पूरा काम दिखाएगी। बुनियादी तौर पर फ़र्ज हमने ये किया है कि कैलकेरिया के बहुत ज़्यादा खाने से जो खराबियां मुमकिन हैं, जिनमें कैलकेरिया की कमी भी शामिल है, वो अगर किसी वजह से पैदा हो जाए जिस्म में, तो कैलकेरिया से वो ठीक हो जाती है। जरूरी नहीं कि कैलकेरिया खाने से हुई हो, बल्कि कैलकेरिया खाने से अगर खराबियां पैदा हों तो जरूरी नहीं कि कैलकेरिया से ठीक हो। इस बात को भी अच्छी तरह आप समझ लें। अगर आपको इल्म है कि किसी ने कैल्शियम ज्यादा खाया है और उसके नतीजे में ये खराबियां पैदा हुई हैं, तो उनका कैलकेरिया से ठीक होना बईद है निस्बतन। अगर कोई मिलता जुलता जहर इंसान के जिंदगी के निज़ाम पर ऐसा असर डाल रहा है जो कैलकेरिया के असर से मुशाबे है, वहाँ खुदा के फजल से कैलकेरिया होम्योपैथिक होने के लिहाज से उस पर बहुत नुमाया असर दिखाती है। अगर कैलकेरिया सोडा खा खा के मैदा बिगड़ा है किसी का, तो आप कैलकेरिया देखे देखे जरूरी नहीं फायदा हो। बाज़ दफ़ा होगा, बाज़ दफ़ा कैलकेरिया से मिलती जुलती और दवाएं ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें पता है कि ये कैलकेरिया दवा थी जिसने नुकसान पहुंचाया। उससे मिलती जुलती दवाएं हैं, वो इस्तेमाल करें तो मैदा ठीक हो जाएगा या दूसरी खराबियां ठीक हो जाएंगी। तो इसमें जो रिलैक्सेशन है वो कई असरात दिखाती है। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे असर वो निचले जिस्म के हिस्सों में खून का गैर मामूली इज्तिमा और आसाब का रफ्ता रफ्ता जवाब देना और भारी हो जाना पाँव, हाथ पाँव वगैरह, खुसूसन पाँव का और टांगों का। और दूसरा, स्किन पर, जिल्द पर नीले जाल से बनने शुरू हो जाते हैं जिनको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। फिर वो और ऊपर उसमें गुच्छे बन जाते हैं, उबर उबर के खून जम जाते हैं और बाज़ दफ़ा इसके थ्रम्बोसिस पैदा होकर तो ऐसा मरीज मर जाता है या बहुत शदीद तकलीफ में मुब्तला हो जाता है।
और ऐसे मरीज को उठने के बाद चलने फिरने पर ज़रूर तकलीफ होती है, और ये तकलीफ ब्रायोनिया वाली नहीं है। ब्रायोनिया का उठकर चलना फिरना और वजूहात से है, इसकी तकलीफ एक किस्म की कार्बन से ज़्यादा मुशाबे है, कार्बोवेज से। कार्बोवेज में अचानक उठने से जो तकलीफ होती है वो ब्लड प्रेशर के गिरने से होती है, और अगर पिंडलियों में जान ना हो तो ज़रूर ब्लड प्रेशर खड़े होने पर गिरता है, क्योंकि पिंडलियाँ एक किस्म का दूसरा दिल हैं और वो पंप करके दिल को वापस, खून को वापस दिल की तरफ ऊपर भेज रही हैं। तो कलकेरिया कार्ब का मरीज क्योंकि कार्बन अपने अंदर रखता है, इसलिए यहाँ ये वो कैफियत भी इसमें पाई जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लो ब्लड प्रेशर के साथ हो। पिंडियाँ जो कि फैल गई हैं और ब्लड प्रेशर इसके बगैर भी हाई हो सकता है कि पिंडियाँ कमज़ोर हों। उन्हें ज़रूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक पिंडलियों से ही हो, वो तो सिर्फ उतने हिस्से का ताल्लुक है। जब आप बैठ के अचानक उठे हैं, लेट कर अचानक उठे हैं, तो ब्लड नीचे गिरता है और फिर संभल जाता है। मगर ये जो मैं फिनोमेना बता रहा हूँ कलकेरिया कार्ब का, ये एक मुस्तकिल पिंडलियों की कमज़ोरी का नतीजा है। वहाँ खून के रसाव होने शुरू हो जाते हैं, जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, फैला हुआ है जिस्म, और इसके नतीजे में बाज़ दफ़ा घुटने में बहुत शदीद तकलीफ़ पैदा होती है, क्योंकि घुटने के मसल उसे संभाल नहीं सकते, जोड़ों को अपने सही मकामात पर कायम नहीं रखते। इसलिए कलकेरिया में जो घुटने की तकलीफ़ है वो आर्जी घुटने के इलाज की बीमारी दवाओं से ठीक नहीं होती, उसमें कलकेरिया ही देनी पड़ती है। और बहुत से डॉक्टर अमूमन रोज़मर्रा जब इलामतें मौजूद ना हों तो मुझे भी नहीं पता कि उस मरीज़ का क्या हाल है जो ख़त लिख देता है मेरे घुटने में तकलीफ़ है, उसे हम ब्रायोनिया दे देते हैं, कभी रस्टॉस, कभी कुछ और आर्निका वगैरह इस किस्म की दवाएं। लेकिन अगर वो कलकेरिया का मरीज़ होगा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। सारा निज़ाम दुरुस्त होना ज़रूरी है, उसके मसल में तनाव आए, उसके फिर बाकी चीज़ें भी साथ ठीक हो जाती हैं। तो अगर आप गहरी मिजाजी दवाएं जो इंसानी जिस्म की तामीर में नुमायाँ किरदार अदा करती हैं वो शिफा के लिए इस्तेमाल करें तो सबसे मौसर ज़रिया शिफा यही है, और ये फिर आपको हर दूसरी इलामत से मुस्तगनी कर देता है। आपको 50 या 60 बीमारियों का इलाज नहीं करना पड़ेगा। आप मरीज पहचान जाएं और एक दवाई को स्टिक करें फिर, और चंद महीने देखें, अल्लाह के फजल से उसमें खुदा के फजल से गहरी नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन एक उसमें शर्त है इंतज़ार में, जो बाज़ दफ़ा होम्योपैथ मलहूज़ नहीं रखते तो उससे मरीज़ को नुकसान पहुँचता है। इंतज़ार का ये मतलब नहीं है कि इलामतें 6 महीने या साल के बाद ज़ाहिर होंगी, खुशकुन इलामतें। इंतज़ार का मतलब ये है कि कुछ न कुछ असर ज़रूर अच्छे दिखाई देने लगते हैं। अगर और कुछ नहीं तो मरीज़ इतना कहेगा कि मैं कुछ लगता है मैं पहले से अच्छा सा हूँ, लेकिन मेरी दर्द उसी तरह है, मेरी भूख कुछ बेहतर हो गई है, फलां चीज़ में फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो गहरी बीमारी है वो उसी तरह है। तो इस पर अगर आप जल्दी से दवा बदल दें तो ये नुकसानदेह है, क्योंकि आपने असल दवा को पहचान लिया लेकिन उसको मौका नहीं दिया, उस दवा की रफ्तार नहीं देखी। जो गहरी दवाएं हैं जिनका जिस्म की साख्त से ताल्लुक़ है, जिस्म के किसी हिस्से की साख्त से हो, उन दवाओं को वक्त मिलना चाहिए कि रफ्ता रफ्ता साख्त पर असरअंदाज हो। ये नामुमकिन है कि कलकेरिया कार्ब आनन फानन उन फैले हुए बिगड़े हुए असाब को यानी उज़लात को एकदम सुगेर के इकट्ठा कर दे। वो कमज़ोरियाँ जो ज़िम्मेदार हुई हैं उनका असर दर हकीकत सारे इंसान के निज़ाम हयात से है। कलकेरिया कार्ब जब कम होगा तो इसका असर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर भी होगा, दूसरे ग्लैंड्स पर भी होगा, गुर्दों पर भी होगा, लिवर पर ख़ास तौर पर होगा, और जिगर पर, और हर जिस्म के हिस्से पर कुछ न कुछ इसका असर हो रहा है। दांतों पर होगा, मसूड़ों पर होगा।
तो ये सारे असरात मिलकर वक्त लेते हैं काम करने में, और सब जगह पाक तब्दीलियाँ पैदा होना कुछ वक्त चाहता है। तो इसलिए ये पहचानना ज़रूरी है कि कोई दवा खता नहीं गई, यानी कुल्लियतन निशाने से हटी नहीं है। चंद दिन में पता लग जाना चाहिए। अगर पता चल जाए तो फिर हर हफ्ते जब आप पूछेंगे तो पहले से बेहतर हालत होगी। इस अरसे में आर्जी दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं, मगर इसको छोड़कर नहीं। आर्जी दवाएं बाज़ ऐसी हैं जो बाज़ मर्ज़ों से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं, उनमें वो जल्दी असर दिखा देती हैं। तो कैलकेरिया कार को जारी रखें और आर्जी तौर पर इसके मददगार के तौर पर दूसरी दवा इस्तेमाल कर लें। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे सल्फ़र जब दी जाती है तो ये भी गहरी दवा है, बहुत लंबा असर दिखाने वाली, लेकिन इसमें आदत है कि ये चूँकि इसका खून अपनी गर्मी को जिस्म के बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और मरीज़ को ठंडा करने के लिए ये तभी एक रद्द अमल है खून का कि वो सरफेसिस के ऊपर बाहर जाके ठंडा होने की कोशिश करता है। इसलिए हर जगह गर्म महसूस होता है इंसान। सिर की चोटी भी जलती है, पाँव के तलवे भी जलते हैं, हाथ भी जलते हैं। अमूमन गर्मी और बेचैनी, रात बिस्तर में जाओ तो एकदम खारिश ज़्यादा शुरू हो जाती है। ये सब अलामतें एक ही मिजाज के करिश्मे हैं। तो ऐसे मरीज़ को जब आप सल्फ़र देते हैं तो उसके रद्द अमल के तौर पर ये चीज़ें वापस नहीं जाती हैं अचानक, बल्कि मरीज़ में और ज़्यादा क़ुव्वत पैदा हो जाती है अपनी बीमारियों को बाहर उछालने की। इसको रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन ये नहीं है कि अच्छा रिएक्शन ये नहीं है कि अचानक सब कुछ ठीक हो जाए और मजीद ठंडा हो जाए, वो तो मौत की तरफ हरकत है। रिएक्शन के ना होने के नतीजे में ऐसा होगा। अगर होम्योपैथी में सही रिएक्शन है तो जिस सिमत में वो दवा काम करती है या वो उसकी मर्ज जा रही है उसी सिमत में इजाफा होता है, और वो ये है कि जिस्म में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, अचानक हाथ पांव ज़्यादा जलने लग जाएंगे, खारिश जो पहले नहीं महसूस हो रही थी वो अचानक जाहिर हो जाएगी, बाद दबी हुई बीमारियां जो पहले आपको इल्म भी नहीं था कि हैं जिस्म के बाहर आ जाएंगी। उनमें सतह पर झाड़ू देने के लिए नक्सवामी का काम करती है, और ये काम इसका हेमोरॉइड्स में भी है, यानी पाइल्स वगैरह, जो क्या कहते हैं उर्दू में इनको, हेमोरॉइड्स को, हाँ बवासीर, मस्से, हेमोरॉइड पाइल्स होती है बवासीर, और हेमोरॉइड्स मस्सों को कहते हैं। तो बवासीर के नतीजे में जो मस्से निकल आते हैं उन पर भी ये असरअंदाज होती है। कैलकेरिया कार में भी एक किस्म के मस्से पाए जाते हैं, लेकिन वो मस्सा नाम ही है उनका, मगर है वो और चीज़। इसकी जिल्द में गुठलियां बननी शुरू हो जाती हैं, और ये जो गुठलियां हैं ये आपको बहुत से मरीजों में दिखाई देंगी, और ल्यूपस में भी ये गुठलियां बहुत ही ख़तरनाक नतीजा पैदा करती हैं। बाज़ चेहरे आपने बिगड़े हुए ऐसे देखे होंगे जिसमें जगह जगह से गुम्बद निकले हुए और फूले हुए, जिल्द के ऊपर गुम्बद बनने शुरू हो गए, जो सबक्यूटेनस होते हैं। जिल्द के नीचे कुछ मवाद इकट्ठा होकर वो गुठली से बन जाती है, जो हिलाएं तो हिलती है। उसकी जड़ें कहीं हड्डी वगैरह में व्यवस्था नहीं होती, और ये नॉन कैंसरस हैं, कैंसर वाले नहीं हैं, लेकिन हैं बहुत मुसीबत, और ऐसा हुलिया बिगाड़ देते हैं इंसान का कि सिवाय इसके कि करीबी अपनी रहम शफकत की वजह से उनसे ताल्लुक़ रखें, मगर लोग घबराते हैं उनसे, उनके करीब होने से, हालांकि लगने वाली बीमारी नहीं है। मगर कैलकेरिया कार में भी ये बात पाई जाती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा और नुमाया ताकत के साथ ये बात कैलकेरिया सल्फ में पाई जाती है। मगर वो अब मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, कैलकेरिया सल्फ की बातें उसमें बता दूंगा। मैं ज़िम्नन बताया है कि यहाँ इसका ताल्लुक कार्बन से नहीं है, कैलकेरिया से है इस बीमारी का ताल्लुक। कार्बन का मिजाज बिगड़ने से ये बीमारी नहीं पैदा होती, और कैलकेरिया चूँकि सल्फर का क्रॉनिक है
इसमें सल्फर से मुशाबे निस्बतन लंबी और गहरी बीमारियों को शिफा की ताकत है। इसलिए जब ये कैलकेरिया और सल्फर इकट्ठे हो जाएं दोनों, तो ऐसी बीमारियां अचानक बहुत ज़्यादा जोर दिखाने लगती हैं, जिनमें सल्फर का भी मिजाज है और कैलकेरिया का भी मिजाज है। तो कैलकेरिया सल्फर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों इकट्ठे होकर कैसा खौफनाक मरीज पैदा करती हैं। तो हेमोरॉइड्स मैंने बताया था कैलकेरिया में नुमाया होंगे, क्योंकि ये सल्फर का क्रॉनिक है, और वहाँ जहाँ सल्फर ने काम छोड़ दिया वहाँ मस्से जो इसके बवासीर के नतीजे में पैदा होते हैं, उनमें कैलकेरिया कार्ब भी एक काबिल तवज्जो दवा है, लेकिन रूटीन के तौर पर नहीं काम आएगी। हर किस्म के मस्सों के अपने अलग मिजाज हैं, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। एक आपको मैंने बताया था इस्कुलस और कैलकेरिया से में क्या मुशाबियत पाई जाती है आपके ख्याल में? और हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपकी ख़वातीन माशाल्लाह मर्दों से आगे निकल गई हैं। ये इन्होंने जो है ना, हमारी मंसूरा एजाज साहबा, इन्होंने याद कराया है कि वो जो वेरिकोस वेन्स पैदा होती हैं, जालियाँ सी बनती हैं, और नीली रगें, यूँ मालूम होता है जैसे उनमें पीप फट जाएगी। एहसास ऐसा है जैसे कच्चा कच्चा फोड़ा पकने से पहले का एहसास होता है, लेकिन होता कुछ नहीं। बिल्कुल यही शक्ल इस्कुलस के बवासीरी मस्सों में होती है। वो तकलीफ दे बड़े हुए जलते हैं, खून उनके अंदर गल सड़ रहा है, और इंसान कहता है कि चलो अब पीप बनेगी और दफ़ा होगा ये, लेकिन पीप बनती नहीं, और क्रॉनिक स्टेज है जो हर वक्त तंग करती है। उसके लिए कैलकेरिया कार्ब काम नहीं आएगी, कैलकेरिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसके लिए इस्कुलस चाहिए। तो मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन उनके अंदर फ़र्क होगा। और इस्कुलस और कैलकेरिया की पहचान इतनी नुमाया है कि उसमें कोई वजह नहीं कि आप शुबे में मुब्तला हों। लेकिन क्रॉनिसिटी यानी पुराना हो जाना बीमारी का, जो मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ती है, आके बैठ रहती है, वो कैलकेरिया का हिस्सा है। इस्कुलस में आगाज ही से मिजाज मिलता जुलता है उसका। इस्कुलस के मस्सों का मिजाज लंबी बीमारी के बाद बिगड़ कर ये नहीं बनता, बल्कि शुरू से ही मिलता जुलता उसका मिजाज है। तो वो पहचाना जाता है। कैलकेरिया ने पहले सल्फर से सफ़र इख्तियार शुरू किया, और रफ्ता रफ्ता ठहर कर फिर कैलकेरिया की क्रॉनिसिटी, यानी उसके क्या कहते हैं उसको उर्दू में, क्रॉनिसिटी को मुज़मिन शक्ल, यानी दायमी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर ली। इसमें लिम्फेटिक ग्लैंड्स पर हमले का रुझान पाया जाता है। ये जो हमारी गर्दन के दोनों तरफ छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, ये यहाँ बगल में भी आ जाते हैं, और फिर आके हमारी छाती के ग्लैंड्स में भी दाखिल होते हैं। इनका गहरा ताल्लुक फिर आगे यूट्रस तक चलता है। अगर किसी को यूट्रिन कैंसर हो और वक्त पर यूट्रस को रिमूव न किया जाए, तो ख़तरा होता है कि मेमोरी कैंसर भी हो जाए, ख़तरा होता है कि इसमें लिम्फेटिक्स में वो दाखिल हो जाए, और फिर बड़ी मुश्किल हो जाता है उसको काबू करना। इसी तरह प्रोस्टेट का कैंसर भी लिम्फेटिक्स में दाखिल होने की कोशिश करता है। फिर ये मसाने का कैंसर भी, और बहुत से कैंसर हैं जो लिम्फ्स ग्लैंड्स में चले जाएं तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, उनको काबू करना मुश्किल है। कैलकेरिया कार्ब एक बहुत अहम दवा है जो कैंसरस रुझानात को रोकने में भी मुफीद है, और लिम्फ्स की बीमारियों पर इसका बड़ा असर है। इसलिए ग्लैंड्स लिम्फ्स के अलावा भी अगर फूल जाएं, इंड्यूरेट कहते हैं उसको, करें इंड्यूरेशन शुरू हो जाए, उनमें फूल कर सख्ती आके, तो जितना साइज बड़ा था वो बीमारी हटने के बाद वापस ना जाए, बल्कि वहीं ठहर जाए, फिर अगली बीमारी और थोड़ा सा बढ़ा दे। इस रुझान को कैलकेरिया दूर करती है, अगर कैलकेरिया का मिजाज हो। ये बार बार ये कहना पड़ता है
कि इसको टकसाली की इस तरह दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। किलकेरिया की जो इलामतें आपको मैंने समझाई हैं, मरीज़ जैसे होता है उसकी ये शक्ल है, ये तर्ज है, बुनियादी तौर पर उसमें कैल्शियम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, उसका तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, ये अगर इलामतें पाई जाएं तो बीमारी का नाम खा कैंसर हो, जो मर्जी रख लें, खुदा के फजल से किलकेरिया उस पर असरअंदाज होती है और बहुत मुस्बित नताइज पैदा करती है। एक होम्योपैथ यानी केंट इस बात पर को ख़ास तौर पर पेश करते हैं कि किलकेरिया में इसके ऊपर जो ग्लैंड्स हैं हमारे मैदे के सामने या पेट के ऊपर जिल्द के नीचे मुख्तलिफ ग्लैंड जो पाए जाते हैं, उन पर किलकेरिया कार्ब का ज़्यादा असर होता है और उसकी एक वजह जाहिर है, अगर आप समझ लें तो फिर इसको याद रखना मुश्किल नहीं। किलकेरिया में मैंने बताया था कि पॉट बेलीड बच्चों की दवा है ये। आमतौर पर किलकेरिया जब हो तो रिलैक्सेशन पैदा होती है मसल्स में और अंतड़ियों और मैदे पे हमेशा हवा का तनाव और खाने का तनाव उन्हें बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, क्योंकि जो मवाद अंदर पैदा हो रहा है उसको प्रेस करके आगे कर रही हैं अंतड़ियाँ। जिस चीज़ को प्रेस करेंगे उसका काउंटर रिएक्शन भी होगा और हवा का भी तनाव है बाहर की तरफ। इसलिए अंतड़ियों के गिर्द जो मसल्स हैं और मैदे के गिर्द, उनका हमेशा मजबूत रहना और मजबूत रखना ज़रूरी है। और वो दवाएं जो सारे निज़ाम को ढीला कर देंगी उनमें वो मसल्स फैल जाएंगे। इसलिए जो बाहर की तरफ पेट का फैलाव है और उसका तनाव, वो जो ग्लैंड्स हैं उन पर बुरा असर डाल रहा होता है और उन ग्लैंड्स के ऊपर भी बोझ पड़ता है, फिर वो सूजने लग जाते हैं और दुखने लग जाते हैं। तो ये जो पेट के ग्लैंड्स हैं, इनकी खुसूसी इलामत केंट ने ये लिखी है कि ये सिर्फ मोटे नहीं होते बल्कि मुस्तकिल दुखते हैं फिर, और बाज़ दफ़ा इतना बढ़ जाता है, इनकी दुखन इतनी बढ़ जाती है कि सपुरेट करने लग जाते हैं। छोटे छोटे अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो पीप बनाती हैं और उसमें से बाज़ दफ़ा मवाद भी खारिज होने लगता है। और ये इंड्यूरेशन अगर रोकी ना जाए वक्त पर और बढ़ जाए तो इनके कैंसरस होने का भी ख़तरा होता है। उसमें किलकेरिया कार्ब को ज़रूर याद रखना चाहिए। बहुत गहरा असर दिखाती है और सारे निज़ाम का रुख बदल देती है। तो रफ्ता रफ्ता शुरू में तो ये होगा कि ढीलापन तो है, एकदम तो नहीं पेट सिकुड़ जाया करता, लेकिन तनाव में कमी महसूस होने लगती है और जिस्म में अमूमन जान पैदा हो जाती है। नीचे से उठना, बैठकर उठना और झुकना और फिर खड़े होना, इन चीज़ों में एक फ़र्क दिखाई देने लगता है। जब आप मरीज़ से पूछें अच्छी तरह गौर से कि बताओ क्या क्या असर हुआ था, और ख़ास तौर पर किलकेरिया को पेश नज़र रख के उसको बताए बगैर कि मैं क्यों सवाल कर रहा हूँ, उससे सवाल पूछें तो वो आपको ऐसी बातें ऐसे जवाब देगा जिससे आपको तसल्ली हो जाएगी कि तशख़ीस का रुख दुरुस्त है और किलकेरिया फिर उसको खुदा के फल से उठा लेता है। ये जो इंड्यूरेशंस कहलाती हैं, ये अल्सर्स के ऊपर भी होती हैं। किलकेरिया की अल्सर्स नासूर कई किस्म के सुराख वाले ज़ख़म, वो साफ़ भी होते हैं, किनारे पतले के नॉर्मल किनारों वाले भी होते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जिनके किनारे उठ जाते हैं और मोटे से हो जाते हैं और उनमें सख्ती आ जाती है, जैसे एक पूरी ट्यूब, प्लास्टिक की ट्यूब बन रही हो। ये किलकेरिया याद कराती है। अगर ये हो और उसको किलकेरिया ना दी जाए तो बैद नहीं कि वो अल्सर कैंसर बन जाए। इसलिए इस मौके पर किलकेरिया का याद रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक और किस्म की इंड्यूरेशन है जो किलकेरिया में नहीं है बल्कि एक और दवा में है, उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में भी इंड्यूरेशन होती है, लेकिन उसके किनारे कटे फटे हो जाते हैं।
यानी अल्सर का मुंह कहीं कहीं से भद्दे तरीक पर मोटा हो जाएगा, लेकिन गोल वाज़ेह शक्ल में नहीं रहेगा, बल्कि कटाव आ जाता है उसमें। और उसके मोके जो हैं वो भी इसी बदसूरत तरीक पर मुख्तलिफ तरफ से सिर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये उसकी अलामत है, नाइट्रिक एसिड की है, कैलकेरिया की नहीं। कैलकेरिया के अल्सर मोटे होंगे, इंड्यूरेट होंगे, मगर उनकी शक्ल, उनके दायरे अपनी वजह नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी उसी शक्ल पे कायम रहते हैं। आपने देखा होगा वो हमारे बाज मौसमों में, बरसात वगैरह में पेड़ा फोड़ा होता है, उसको गालबन वहाँ पंजाब में तो पेड़ा फोड़ा ही कहा करते थे सारे, तो पेड़ा सा बन जाता है और बहुत तकलीफ दे चीज़ है, क्योंकि वो गहरा होता है और बाज़ दफ़ा वो एक एक महीना ले लेता है पक कर आखिर जिल्द के किनारे तक पहुँचने में। इसलिए अमूमन देहाती डॉक्टर उसको चीरा देकर उसका पूरा इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि हर वक्त बुखार भी बच्चे को चढ़ा रहता है, बच्चों में खास तौर पर बड़ी प्रॉब्लम है, और उसको मोटी जिल्द ही अभी होती है, तो उसको चीरा देकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कादियान में भी जो इर्द गिर्द से लोग बच्चे लेके आया करते थे बरसात के दिनों में, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ डॉक्टर होते थे, वो चाकू अपना तैयार रखते थे हमेशा। और एक नज़ारा मैंने ऐसा देखा था जो आज तक मुझे भूलता नहीं, वो ऐसा एक खौफनाक भी था और हंसी भी आती थी देख के, और साथ रोना भी आता था। एक बच्चे को डॉक्टर साहब ने उसको माँ को पकड़ाया हुआ था, सख्ती से उसकी टांगें खींच के रखे, एक तरफ से बाप ने उसके हाथ और उसकी गर्दन पे हाथ डाल के उसको खींच के रखा हुआ था। और उस ज़माने में एनेस्थीसिया वगैरह का कोई ख़ास रिवाज इतना नहीं था, तो थोड़ा सा किसी चीज़ का स्प्रे किया और वो ज़ख्म गहरा था और उनका चाकू खूंडा था, वो जो उस तरह था जिससे वो चीरा दे रहे थे, और जो कैफियत थी वो नाकाबिल बयान है, चीखों पे चीखे बच्चे की, और डॉक्टर और गुस्से में जोर से धसा रहा था अंदर कि मैंने छोड़ना नहीं, अभी मैं निकाल के छोड़ूंगा। आखिर वो हो गया चीरा, लेकिन उसमें खून बहुत ज़्यादा निकला, पीप बहुत थोड़ी, जिसका मतलब बिल्कुल कच्चा था, ये मुनासिब ही नहीं था उसको चीरा देना। लेकिन बाहर उन्होंने अपने पैसे लिए और उसको छुट्टी करा दी। ये भी हुआ करता था, पुराने ज़माने के सर्जन जो थे ना हमारे, उनमें कई नाई भी थे ना, और वो नाइयों की सर्जरी कोई नया पेशा नहीं, पुराना कदीम का है और हर ज़माने का है। नाइयों को पास चूँकि उस तरह होता था, इसलिए अगर कहीं चीरा देना हो तो लोग आज खुद नाई के पास जाते थे, इसलिए रफ्ता रफ्ता नाई को सर्जन बनना पड़ा, और बाद बड़े अच्छे अच्छे सर्जन बन गए उनमें से। और इंग्लिस्तान में भी नाई सर्जन हुआ करते थे, तो अल्लाह के फजल से फिर वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक आर्ट बन गया, साइंस बन गई। वही अर्ज कर रहा हूँ मैं, इंग्लिस्तान में आगाज में नाई थे जो सर्जन थे, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस बात की तक़वियत देने के लिए कि रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की बुनियाद नाइयों ने डाली थी। लेकिन इस मुल्क में नाई होना कोई बेइज्जती नहीं है। नाई एक पेशा है, जिस तरह टैक्सी ड्राइवर भी एक पेशा है। हमारे मुल्क में मुसीबत यह है कि जो पेशे हैं वो फर्जी इज़्ज़तों का ज़रिया या फर्जी इज़्ज़तों के फुकदान का एक निशान बन गए हैं, और बहुत झूठ है। नाई हो या धोबी हो, वो कहाँ पैदाइश से पहले धोबी बना आया था। ये पेशे हैं जो रफ्ता रफ्ता, जाहिर बात है कि एक शख्स एक ख़ानदान में एक कमाई का ज़रिया था, तालीम ज़्यादा नहीं थी, वही माँ बाप से सीखा, वही आगे जारी हो गया। तो पीछे से कुछ भी हो, उनको धोबी ज़ात कहने लग गए लोग, ये नाई ज़ात है। और उसके रद्द अमल में फिर इन्होंने अपनी ज़ातें बदलनी शुरू की। बाज़ नाइयों ने अपनी ज़ात मुग़ल बना ली, बाज़ नाइयों ने सैयद बना ली, बाज़ों ने वो बना ली
कुरैशी हो गए, और इसी तरह लोहार ज़्यादा मुग़ल बनने शुरू हो गए, और मुख्तलिफ ज़ातों की तरफ बाद मुख्तलिफ पेशों का रुझान फिर नुमाया हो गया। एक मुझे याद है, किसी शख्स को ने पूछा, उसने तुम्हारी ज़ात क्या है? उसने कहा मैं तो फलां ज़ात की हूँ। औरत से पूछा था, ये एक वाक़या, नाम नहीं बताना मुनासिब। उसने कहा तुम्हारे चचा तो आजकल वो चौधरी बने हुए हैं। तो उसने कहा फिर वो अपने आप को गालियाँ देते हैं, मुझे कैसे? गालियाँ देना ही है, अपनी नस्ल को किसी और की तरफ मंसूब करना गाली देने के मुतरादिफ है। लेकिन इसकी वजह ही उनका कसूर इतना नहीं जितना लोगों का, सोसाइटी की बदबख्ती थी कि इन पेशों को कमीना समझा गया, जलील और रुसवा किया गया। उसके नतीजे में फिर उनमें जो निस्बतन कम अक्ल थे उन्होंने ज़ातें बदली, और फिर ऐसा कन्फ्यूजन पैदा हुआ सातों में कि कुछ समझ नहीं आती। यहाँ तक कि एक फ़ारसी शायर ने लिखा है कि फलां जो शख्स है उसकी ज़ात पहले, जब उसके हालात ज़रा फसलें अच्छी नहीं थी तो कुरैशी तक पहुँची थी, और इस दफ़ा खुदा ने बड़ा फसल किया, फसलें अच्छी हुई हैं तो सैयद बन गया है। और एक कहता है कि बाकी ज़ातों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी ज़ात में मुझे कतन कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे देखते में बना है। तो ये लतीफ़े मशहूर हुए हैं। मगर नाइयों ने देखें कितना अहम किरदार किया है दुनिया के ऊपर, इतना बड़ा एहसान। सारी दुनिया आज जो सर्जरी में ज़ेर एहसान हुई है, तो उन इब्तदाई नाइयों की जिनके पास लोग सिर्फ उनका चूड़ा देख कर पहुंचा करते थे और उनके पास कोई फन नहीं था, हजामत बनाना जानते थे, लेकिन चूड़ा देखकर उन्होंने कहा इससे बेहतर और क्या चीज़ है जो चीरा दे देगी। तो चीरा देते देते फिर उन्होंने एनाटमी पढ़नी शुरू की और मज़ामीन पढ़े, और अल्लाह के फजल से एक पूरा निज़ाम सेहत ईजाद हो गया। कैलकेरिया कार्ब ऐसे चीरों की ज़रूरत को ख़त्म कर सकती है। इसके मिजाज में गहरे फोड़े दाखिल हैं, सतही फोड़े नहीं हैं। जो अल्सर्स हैं वो भी गहरे होते हैं, मगर उसके किनारे मोटे होने शुरू हो जाते हैं। जो फोड़े आम सतह के जो फोड़े हैं उनसे गहरे दिखाई दें, अंदर के मसल्स के, वो कैलकेरिया कार्ब के फोड़े हैं। और बाज़ दफ़ा उनको चोटी के सर्जन भी जब उनको चीरा देते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। बाज़ गर्दन में गहरे मसल्स में होते हैं, वो ख़तरा उनको होता है कि कहीं चाकू किसी और जगह लग के तो जान के नुकसान न कर दे। तो डीप सीटेड फोड़ों में कैलकेरिया कार्ब एक चोटी की दवा है। मैं सिलीशिया दिया करता था पहले, लेकिन सिलीशिया से ये बहुत बेहतर है और कम ख़तरनाक है। डीप सीटेड फोड़ों में कैलकेरिया कार्ब मिजाज दुरुस्त करके तो बसा औकात उसको वैसे ही गायब कर देगी, पीप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ज़रूर पीप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चाकू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीप भी नहीं बनेगी। अज खुद वो उसको घुला देती है जैसा कि एक फोड़ा था और अब नहीं है। बीच में जो निज़ाम क्या वाक़या हुआ हमें इसका कुछ पता नहीं, मगर वो घुला देती है। और इस पहलू से ये एक्यूट असर भी कुछ रखती है तो क्रॉनिक, लेकिन इसके लिए तो आप लंबा इंतजार नहीं कर सकते कि कैलकेरिया कार्ब सारा निज़ाम बदल दे और फिर वो 2-3 साल के बाद वो मरीज़ का फोड़ा ठीक हो। बाज़ बातों में ये इसके असर निस्बतन जल्दी होता है, ये उनमें से एक है। आप बेशक इसको वक्ती दवा के तौर पर इस्तेमाल करें और ये फ़ायदा पहुंचाएगी। इसमें पॉलिप्स का पैदा होना भी बहुत ही अहम है, नुमाया है। फोड़ों में बता दूं कि ज़रूरी नहीं होता कि उसके फोड़ों को बगैर पीप के घुला दे, ये जिस्म अज खुद अंदर से फैसला करता है। अगर फोड़ा इतना आगे बढ़ चुका हो कि उसका पीप बनाना ज़रूरी हो, मुनासिब हो, तो कैलकेरिया कार्ब में पीप ही बनेगी फिर। और मैं जानता हूं कि कई फोड़ों में कैलकेरिया कार्ब ने बड़ी तेज़ी से पीप बनाई, लेकिन जब वो पीप बनाती है तो दुखन दूर होनी शुरू हो जाती है। और
पीप दो तरह से बनती है, एक दवाओं के असर के बगैर। उस पीप में इतना ज़बरदस्त तनाव होता है बाहर की तरफ कि, और उसकी जो जिस्म के अंदर उसके जहर फैलते हैं, उससे बुखार की भी कैफियत हो जाती है, और जब तक वो पीप फटे नहीं सख्त अजाब में मुब्तला होता है मरीज। मगर जो होम्योपैथिक दवाएं हैं इनमें मैंने देखा है जब ये पीप बनाती हैं तो नरमी पैदा करती हैं, तनाव नहीं पैदा करती, और तभी जिस्म का रद्द अमल है, इसलिए वो इनकी टॉक्सिन्स को इस तरीक पर खारिज करता है मुख्तलिफ ज़राए से कि जिस्म में वो बुखार वगैरह की कैफियत भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि वक्त के ऊपर फोड़ों में होम्योपैथिक दवाओं से और सही दवाओं से फ़ायदा उठाया जाए। पॉलीपाई किस तरह बनते हैं डॉक्टर साहब, ये बताएं। उनके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, वो फूल जाते हैं, थैली बन जाती है। हाँ ठीक है, जैसे फरमाया रिलैक्सेशन, ठीक है, उसका वो रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब बहुत ढीले हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज बिकॉज़ सारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ढीला होने से या उसके अंदर जो ग्लैंड सिक्रीशंस के हैं उनके फैलने से पॉलीपाई बनते हैं। मोस्टली जो है ना सारी की सारी उसमें ढीलापन हो जाता है, जैसे थैली बन जाती है। हाँ, तो वो अगर सिर्फ ग्लैंड हो गए तो फिर थोड़ी थोड़ी जगह पे होगा। तो इट इज ये मगर कई पॉलीपाई मैंने कहा है, पॉलिप नहीं कहा। जी, पॉलीपाई तो है ही जमा। जी जी ठीक है, एक से ज्यादा पॉलिप्स होते हैं। ठीक है जी। तो फिर वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन में एक पॉलिप तो नहीं हुआ ना। जो मुख्तलिफ जगह पे मसलन नाक में, हाँ हाँ, वो और सिचुएशन है। इसी तरह अंतड़ियों मैं में नाक भी, की बात कर रहा हूँ इस जी, वक्त। नाक में यही जरूर जो सारा एक हिस्सा है वो एक जगह का वो बन जाता है, एक ही बनता है जी, मल्टीपल नहीं होता। मल्टीपल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कि वो एक जगह पे वो जो होती है वो उसमें नहीं, जिसे कहते हैं ना जी, आमतौर पर एक जगह फूलेगी लेकिन मल्टीपल भी होते हैं। हो जी, ठीक है। जी, जी। और अजीब बात है कि कैलकेरिया कार्ब अगर आप पॉलिप्स में इस्तेमाल करें और मरीज हो, इसका वाज़ेह तौर पर पहचाना गया हो, कैलकेरिया कार्ब का मरीज पहचाना कोई मुश्किल नहीं, मैं पहले बयान कर चुका हूँ उसकी सिफात। उसका फ्लैबी होना, उसके रंग की रंगत, उसका सर निस्बतन बड़ा और पसीने की तरफ माइल, और फिर कभी ठंडा कभी गर्म, और गर्म हो तो हाथ पाँव में जलन हो, और सारा जिस्म का निज़ाम रिलैक्स हो। ये अमूमी तस्वीर है जिसका हर पहलू मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। यानी छोटे सर के मरीज का भी इलाज कैलकेरिया कार्ब से हो सकता है। लाजिम नहीं है कि कैलकेरिया कार्ब के मरीज का सर ज़रूर ही बड़ा हो। उसकी वजह यह है कि वो जो कंजेनिटल केसेस होते हैं कैलकेरिया कार्ब के पैदाइशी, उनका सर बड़ा होता है और फासला होता है यहाँ हड्डियों के दरमियान, महसूस होता है। कई दफ़ा मैंने देखा हाथ लगा के अंदर उंगली खतरा लगता है कि ज़रा ज़ोर से दबाई तो अंदर दाखिल हो जाएगी। ये कैलकेरिया कार्ब का पैदाइशी मरीज़ है। लेकिन कैलकेरिया कार्ब के बहुत से मरीज़ पैदा होने के बाद बेइतदालियों के नतीजे में बनते हैं, या रुझान तभी मौजूद है जो यूट्रस के अंदर पूरी तरह जाहिर नहीं हुआ, बाद में बेहतियातियों से या बाद जहरों के नतीजे में कैलकेरिया कार्ब का मरीज बन गया। अब उसमें हड्डियां जो फिक्स हो गई हैं सर की, वो फैल के बड़ी तो नहीं होंगी। इसलिए ये जिद कर बैठना कि इसमें सारी इलामतें नहीं पाई जाती, ये बेवकूफ़ी है। बहुत अक्सर इलामतें पहचानी जाएं किसी एक निज़ाम के हिस्से से भी ताल्लुक़ रखने वाली हों। अगर मस्कुलर निज़ाम के रिलैक्सेशन में कैलकेरिया नुमाया दिखाई दे, या वरीदों की रिलैक्सेशन में, खून की नालियों में, तो ये देखना ज़रूरी नहीं कि सिर बड़ा था कि नहीं था, कि सर पे पसीना आता था कि नहीं आता था। वहाँ इसको इस्तेमाल करना चाहिए कैलकेरिया को, और नुकसान कोई नहीं, फ़ायदे का इम्कान ज़्यादा है। इसमें एक और चीज़ जो ख़ास तौर पर पाई जाती है वो पॉलिप्स का मैंने बताया था। और जब कैलकेरिया कार्ब दें तो बाज़ दफ़ा वो पॉलिप अपने वहाँ से जहाँ से वो निकला है वहाँ से सुकेड़ कर उसकी जो झिल्ली है उसको नॉर्मल कर रहा होता है, और ये एबनॉर्मल हिस्सा बनकर सुकड़ के अलग हो जाता है। और बाज़ दफ़ा इसको जब मरीज़ नाक सुनक से निकालता है, जोर से उसको महसूस होता है कुछ हिस्सा है, तो जमा हुआ नाक नहीं, वो पॉलिप बाहर निकलाता है, और वो जेलेटिनस सब्सटेंस
अलग मालूम होता है, बिल्कुल आम नाक नहीं है, बिल्कुल सख्त सी थैली सी सुकड़ी हुई और इकट्ठी हुई। तो कैलकेरिया इतनी गहरी दवा है और खुदा के फल से इतनी मौसर है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, नाक की नाली खुल जाएगी। जब पालिप सुकड़ेंगे और फिर अलग हो जाएंगे तो नाक का पैसेज खुल जाता है, कई बीमारियों से निजात मिलती है। अभी कैलकेरिया बाकी है और वक्त ख़त्म हो गया है, तो कोई हर्ज नहीं, बाकी इंशाल्लाह कल है। कल कोशिश करूंगा कि कैलकेरिया कार्ब के अलावा कैलकेरिया सेल्फ भी आपको बता दूं और फिर स्ट्रॉन्शियम कार्ब के मुतालिक भी कुछ बातें बता दूं। बाकी फिर इंशाल्लाह दूसरी कार्बन और कैलकेरिया की दवाएं आइंदा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।